साथियों, मैं हूं कल्पना, स्टूडेंट साथी के बीपीएससी फटाफट बैच में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर भारत का भौगोलिक स्थिति पढ़ने वाले हैं। भारत को पहले जानते हैं, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी को आगे बढ़ेंगे। देखते हैं भारत की अवस्थिति कहाँ है वर्ल्ड में। भारत की स्थिति दोस्तों वर्ल्ड में उत्तर पूर्वी गोलार्ध में कैसे है ये देखते हैं। अक्षांशीय स्थिति से देखें तो भारत है जो अक्षांशीय स्थिति में से उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतरीय स्थिति से देखें तो पूर्वी गोलार्ध में है। जैसा कि हम जानते हैं मैप में ऊपर का पार्ट को उत्तर कहा जाता है, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम। तो अगर आप देख सकते हैं पूरी तरीके से आपका भारत की अवस्थिति जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि बीपीएससी में एक बार प्रश्न आया था अक्षांश और देशांतर को लेकर के, भारत का अक्षांश को लेकर के। जब आप अक्षांश पढ़ेंगे तो हमेशा जब भारत की स्थिति ऑप्शन में आपको रहेगा तो नॉर्थ ही देना है, उत्तर ही देना है, ना कि दक्षिण। दक्षिण जहाँ रहे वो गलत हो जाएगा और आपको जहाँ भी पूर्व रहेगा वही ऑप्शन सही देशांतरीय विस्तार में रहेगा। अब आते हैं भारत पर। भारत की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। दोस्तों आपको थोड़ा सा वीडियो में सारे वर्ड्स छोटे दिख रहे होंगे, इसके लिए आप परेशान ना हो, इसके लिए हम लोग पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर देंगे। अब आते हैं भारत का विस्तार को लेकर के। भारत की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है और जो चौड़ाई है वो है जो 2933 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल है जो 32,87,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। अब देखते हैं भारत क्या है, एक उपमहाद्वीप है। साथियों इसको उपमहाद्वीप इसलिए कहा जाता है कि दक्षिण पूर्वी एशिया में ये सबसे बड़ा देश है। भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान आते हैं। क्योंकि इन देशों की जो जलवायु है, मौसम है, हर एक चीज़ एक दूसरे को प्रभावित करती है। जैसे चक्रवात अगर भारत के पास अरब सागर में आता है तो पाकिस्तान में भी उसका असर होता है। इधर बंगाल की खाड़ी में आता है तो बांग्लादेश, भूटान में असर होता है। नेपाल में अगर भूकंप आता है तो उसका असर भारत, भूटान ये सब देशों में होता है। अतः इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां देश है। देखते हैं इससे पहले के देश कैसे हैं, इसे याद करवाने का टेक्निक मैं सिखाती हूँ। रूस है सबसे पहला। अब रूस तो वर्ल्ड में आपको एशिया और यूरोप में दोनों आ जाता है। उसके बाद कनाडा, चीन, यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। अब इसमें दोस्तों देखते हैं यूएसए, ब्राजील और कनाडा ये जो 3 देश हैं, आप देख लीजिए अमेरिका में ही आ जाते हैं। अमेरिका, यूएसए और जो कनाडा हैं वो उत्तरी अमेरिका में आते हैं। ब्राजील आपको दक्षिणी अमेरिका में आता है। आप देख लीजिए यहाँ पे आपको है जो यहाँ पर दोस्तों ये जो पार्ट है ये आपका कनाडा आ जाता है। उसके बाद ये आपका यूएसए आ जाता है और ब्राजील है। सबसे बड़ा देश देख लेते हैं, ये है आपका रूस। उसके बाद आता है आपका कनाडा। उसके बाद आपको आता है चीन। चीन हमारा पड़ोसी देश है, जनसंख्या की दृष्टि में सबसे पहला है। उसके बाद भारत है और उसके बाद आपको उत्तर अमेरिका और ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद 7वें स्थान पर कौन आता है, हमारा प्यारा भारत। उसके बाद आते हैं भारत की अक्षांशीय स्थिति। अक्षांश और देशांतर तो आप जानते ही होंगे और ये प्रश्न आपको बीपीएससी कर भी चुका है। भारत की जो अक्षांशीय विस्तार है वो है जो अक्षांशीय विस्तार है जो 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर के नॉर्थ, ये याद रखिएगा नॉर्थ में ही है, क्योंकि ऑप्शन में अगर साउथ रहा तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इलिमिनेट करना आप सीखिए, क्योंकि मेनली आप जब बीपीएससी के एग्जाम में जाएंगे तो आपको इलिमिनेशन ही आपको कई आंसर बचा सकता है। 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। साथियों बट अगर पूरे भारत का देगा तो ये उत्तर गलत हो जाएगा, क्योंकि संपूर्ण भारत नहीं है। संपूर्ण भारत का जो विस्तार है ये आपको इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट जो कि अंडमान निकोबार में आता है वो है 6 डिग्री 4-5 मिनट नॉर्थ। तो आपको इससे 2 तरह के प्रश्न हो सकते हैं। एक है कि भारत की मुख्य भूमि
या फिर प्रायद्वीप। प्रायद्वीप भारत को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इधर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर है, यहाँ पे हिंद महासागर है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है। अब जो भी देश या जो भी स्थलखंड तीन तरफ से जो पानी से घिरा रहता है उसे कहा जाता है प्रायद्वीप। तो भारत क्या है? प्रायद्वीप है। लेकिन पूरा भारत प्रायद्वीप नहीं है, आपको अंडमान निकोबार भी भारत का ही हिस्सा है। तो अंडमान निकोबार की स्थिति आपको 6 डिग्री 4-5 मिनट नॉर्थ पे आती है। तो आपको इससे दो तरह का प्रश्न आ सकता है। एक प्रश्न आ सकता है संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो ये आप लिखेंगे 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेकर के 6 डिग्री 4-5 मिनट नॉर्थ। अगर भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार या फिर प्रायद्वीपीय भारत का अक्षांशीय विस्तार आपको पूछता है तो आप लिखिएगा 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। देखिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अब इसके साथ दो प्रश्न और आ जाते हैं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु ये कौन सा है? इंदिरा कौल। इंदिरा कौल कहाँ आता है दोस्तों? लद्दाख में। पहले ये आता था जम्मू कश्मीर में, बट 2019 के बाद जो आपको 2019 के बाद धारा 370 हटने के बाद नया केंद्र शासित प्रदेश बना, उसके बाद लद्दाख में ये माना गया। सबसे आपका उत्तरी पॉइंट हो गया लद्दाख, भारत का उत्तरतम पॉइंट हो गया ये लद्दाख में इंदिरा कौल। दक्षिणतम कौन होगा? इंदिरा पॉइंट या इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। ये कहाँ है? अंडमान निकोबार में। मेनली ये आपको दोस्तों ग्रेट निकोबार में आता है। अंडमान निकोबार आगे के चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो इसे भी कई पार्ट्स में बांटा जाता है। अंडमान निकोबार को अंडमान निकोबार, ग्रेट निकोबार को, इसको अलग अलग पार्ट में आपको, इसको लक्षद्वीप को अलग तरीके से अलग द्वीपों में पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपको सबसे दक्षिणतम पॉइंट होता है इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। उसके बाद उत्तरतम हो गया, उत्तरी हो गया इंदिरा कौल। अब आप आते हैं प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा होता है? कन्याकुमारी। ये कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में। ये हमारा मतलब धार्मिक स्थल भी है एक तरीके से, तो ये आप तो भूल नहीं सकते। दूसरा आपको इसका ही नाम है केप कैमरीन, ये भी तमिलनाडु में है, दोनों एक ही जगह है। अब आते हैं इसका देशांतरीय विस्तार में। दोस्तों भारत का देशांतरीय विस्तार है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट या पूर्व। ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में किबुतु नाम का एक जगह है। पूर्वोत्तर जो भारत का सबसे पूर्वी क्षेत्र होगा वो किबुतु होता है। अब इससे दो प्रश्न आ जाता है। सबसे पहला आपको पूर्वोत्तर कौन सा जगह है? वो किबुतु हो गया। दूसरा आपको राज्य कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। तो आप सोच लीजिए सूर्योदय भी तो आपको सबसे पहला होता होगा अरुणाचल प्रदेश में। तो आपको एक और हो गया प्रश्न, और एक है आपका देशांतरीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व से लेकर के 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व। ये जो है 68, ये पश्चिमोत्तर हो जाता है। पश्चिमोत्तर कौन सा है? गौर माता, कॉमन वर्ड में इसको कहा जाता है गुमाता। अब जो हमारा देश भारत है उसमें गौर माता ये सब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है नॉर्मल बात में, तो गुमाता याद कर लीजिए, आपको हो जाएगा। तो सबसे पश्चिमोत्तर है गौर माता गुजरात में। अब दोस्तों इन दोनों के बीच का जो सूर्योदय का समय है वो करीब 2 घंटे का दूरी हो जाता है। अक्षांश से जानते ही हैं कि मौसम का होता है अंतर, और देशांतर से आपको समय का निर्धारण होता है। तो जब इस यहाँ सूर्योदय होता है तो यहाँ पे उस टाइम पे रात हुआ रहता है, तो इसके कारण देश में बहुत विवाद भी होता है। अब देखते आते हैं दोनों के बीच की दूरी। दोनों के बीच की दूरी है 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब आप समझ सकते हैं कि हर 15 डिग्री पे 4 मिनट बढ़ता है, तो इसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 2 घंटे का अंतर आपको आ जाएगा। इसी को लेकर के बहुत विवाद भी है। अब आते हैं ऊपर से आपका अक्षांशीय दूरी भी 30 डिग्री है, देशांतरीय दूरी भी आपको 30 डिग्री है। उसके बाद आते हैं अगला पॉइंट आते हैं, देखते हैं कौन कौन सा हमारा पड़ोसी देश है वो आगे देखेंगे। उसके बाद हमारे कितने राज्य हैं? 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। 8वां कौन सा नया है? वो आपको दमन द्वीप, और दमन द्वीप को एक कर दिया गया है। और उसके बाद अब आते हैं भारत के वे राज्य जहां से अक्षांश गुजरता है, वो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। अक्षांश नहीं होगा, ये कर्क रेखा होगा दोस्तों, गलत है ये, कर्क रेखा या फिर 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश इसको कहा जाता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम।
आपके लिए इन राज्यों से आपको कर्क रेखा गुजरता है। कर्क रेखा और मकर रेखा तो जानते ही होंगे कि ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है, 23.5 डिग्री जो नॉर्थ में है वो कर्क रेखा होता है। कर्क रेखा और मकर रेखा क्या करता है, इससे अंतर आपको पता चलता है कब सूर्य जो मौसम का परिवर्तन होता है वो दिखाता है। अब दोस्तों ये आप जानते हो कि 21 जून को हमारे यहाँ हमारे कर्क रेखा पर सूर्य का जो किरण होता है एकदम सीधी पड़ता है। इस तरीके से एक आपका प्रश्न हो जाता है कि हमारे यहाँ सबसे सूर्य है जो हमारे देश में सीधी तरीके से कब पड़ता है, 21 जून को। 21 जून को एक कर्क रेखा पे रहता है। उसके बाद 23 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर। उसके बाद 22 दिसंबर को आपको रहता है मकर रेखा पर। उसके बाद आ जाते हैं, इसी के अनुसार आपको जो जानते हैं योग दिवस, एक और प्रश्न आपको बन जाएगा योग दिवस। योग दिवस दोस्तों कहाँ का है, भारत का। योग आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जब भारत आपको अंतर्राष्ट्रीय पटल पे इसे ला रहा था तो भारत योग दिवस को लाने के लिए इसी पॉइंट को ध्यान रखा, क्योंकि कर्क रेखा जो है 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की जो किरण होती है बिल्कुल सीधी पड़ती है। इसके कारण अब आप योग कर रहे हैं तो योग में आप सूर्योदय में करते हैं और सूर्य का सबसे ज़्यादा महत्व है। भारत है जो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का नेतृत्व भी कर रहा है। इस अनुसार आप देख सकते हैं जब सूर्य का महत्व है तो योग दिवस तो सूर्य के ही दिन पे रहना चाहिए, तो आपको 21 जून को ही किया जाता है। अब ये दोस्तों आपको आते हैं अगले प्रश्न पर। भारत के वे राज्य जहाँ से देशांतर गुजरता है वे हैं आपको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आपको जानकर के आप बिहार दरोगा या बिहार एसआई का जब प्रश्न देखें तो इस बार का जो प्रश्न था उसमें दूसरे शिफ्ट में जो प्रश्न आया था उसमें ये प्रश्न डायरेक्ट आया था। आप साथियों आपको कोई भी जो चैप्टर पढ़ाया जाएगा या कोई भी टॉपिक, चैप्टर ना कहें इसे टॉपिक कहें, कोई भी टॉपिक आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जा रहा है। आपको बीपीएससी को बिल्कुल टारगेट करके पढ़ाया जा रहा है। और हाँ ये है जो आपको क्रैश कोर्स है इसलिए थोड़ा फास्ट पढ़ाया जा रहा है, इस चीज़ को लेकर के वरीड ना हो, आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अगला आते हैं भारत का मानक समय रेखा, वो है 82.5 डिग्री जो है मिर्जापुर। मिर्जापुर पहले लिखा जाता इलाहाबाद, लेकिन आप जान रहे हैं इलाहाबाद का अब नाम चेंज हो गया है प्रयागराज। तो प्रयागराज के निकट मिर्जापुर। मिर्जापुर एक स्थान है, जिला ही है लेकिन बहुत छोटा जिला है, तो प्रयागराज के निकट होने के कारण इसका नाम दिया गया है। अब ये कहाँ से, ये जो ग्रीनविच है अंतर्राष्ट्रीय समय मानक रेखा, अंतर्राष्ट्रीय समय मानक रेखा आपको ग्रीनविच यहाँ पर है 0 डिग्री, आपको 0 डिग्री यहाँ पर आ जा रहा है, ये है 0 डिग्री। अब अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा जो होता है वो होता है ग्रीनविच में है, लंदन से क्रॉस करता है, माना गया है कोई काल्पनिक रेखा। आप जैसा कि जानते हैं अक्षांश और देशांतर एक काल्पनिक रेखा है और हमारे यहाँ 82.5 डिग्री दोस्तों, तो यहाँ पे 75 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का जो लाइन होगा वो 82.5 डिग्री है। क्रॉस करता है आपको कहाँ से, आपको क्रॉस करता है ये मिर्जापुर यूपी से, वही हमारे यहाँ समय मानक रेखा माना गया। अब देखते हैं ग्रीनविच अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भारत का जो समय रेखा उसके बीच का जो अंतर है वो आपको 5.5 घंटा का हो जाता है। अब ये क्या होता है, कभी कभी ऑप्शन में आपको दे देता है, बीपीएससी का ही ऑप्शन में था +5 5.5 घंटा या माइनस। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, भारत में सूर्योदय पहले होता है क्योंकि सबसे पहले सूर्योदय साथियों होता है आपको जापान में। तो पृथ्वी का जो घूर्णन होता है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होता है, तो जब पश्चिम से पूर्व की ओर होता है तो सूर्योदय सबसे पहले उस अनुसार आपको होगा, आपको जापान में होता है। तो धीरे धीरे जापान से आपको कौन आएगा, पहले भारत ही आएगा, भारत के बाद ही ग्रीनविच आता है, तो आपको पहले सूर्योदय हो जाएगा भारत में। उस अनुसार आपको 5.5 घंटा हम लोग पहले ही रहते हैं। जब हमारे यहाँ दिन होता है तो उनका एक दिन पहले ही हम लोग के से रहते हैं। इस तरीके से ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, तिथि रेखा नहीं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यहाँ से क्रॉस करती है। तो ये 2 अलग कॉन्सेप्ट है, दोनों को मिक्स नहीं करिएगा। अभी एक प्रश्न यही आया था कि जो मानक समय रेखा है वो कहाँ कहाँ से, कौन कौन राज्य से गुजरता है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यहाँ से देखिए उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के तुरंत बाद यहाँ पर आते हैं, इंडियन मैप पर आते हैं, तो आपको उत्तर प्रदेश यहाँ पर आ जाता है। उत्तर प्रदेश के जस्ट बाद आपको यहाँ पे देखिए प्रयागराज है, प्रयागराज के जस्ट बाद आज आपको आ जाता है मध्य प्रदेश, फिर आपको आ जाता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आपको आ जाता है उड़ीसा,
उड़ीसा यहाँ पर आ गया, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद ये रेखा क्रॉस कर जाती है समुद्र में। जब समुद्र में चली गई तो आपको भारत का हिस्सा तो नहीं आएगी, तो भारत के किन राज्यों से आती है, तो आपको इतना ही राज्य होता है, कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा इस बात को लेकर के। अब देखते हैं भारत की तटीय सीमा। भारत का जो तटीय सीमा है ये कुल है जो 7516 किलोमीटर है। पॉइंट में भी लिखा जाता है, तो पॉइंट में आप 6 किलोमीटर लिख सकते हैं। अब ये संपूर्ण भारत, ये जो पूरा का पूरा आपको आ जाता है कन्याकुमारी से ये आपको गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार और आपको लक्षद्वीप। लक्षद्वीप को भी हम नहीं हटा सकते क्योंकि हमारे ही देश का हिस्सा है और ये तट पे आता है। तो संपूर्ण भारत का अगर हम देखते हैं तो संपूर्ण भारत अगर आप इंडियन मैप में आते हैं तो यहाँ से लेकर के आपको, सॉरी मैं जो भूल रही थी, दादर नगर हवेली और दमन दीव को सबसे नया केंद्र शासित प्रदेश है, दोनों को एक साथ पिछले साल 26 जनवरी को किया गया था। करेंट को हमेशा अपडेट रखिएगा। अब 8 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपको गुजरात से लेकर के अगर आप आइएगा, धीरे धीरे आप आइए तो पश्चिम बंगाल यहाँ तक आ जाता है आपको जो मुख्य भूमि है। उसके बाद आपको लक्षद्वीप के बाद आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इतने को मिला करके आपको टोटल हो जाते हैं 7516.6 किलोमीटर। उसके बाद आते हैं आपको जो मुख्य भूमि है गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक, यहाँ तक आपको 6100 किलोमीटर ही आता है। तो इससे 2 क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद आपको इन्हीं तट रेखा को अलग अलग पार्ट में बांटा गया। यहाँ के क्षेत्र को कोंकण तट कहा जाता है। इसके बाद आपको आ जाता है जो केरल वगैरह का आता है, ये आपको मालाबार हो जाता है। उसके बाद आपको हो जाता है ये जो क्षेत्र इधर का होता है, आपको जो पूर्वी भारत का तट है उसको उस नीचे के तट को कहा जाता है कोरोमंडल, ऊपर के तट रेखा को कहा जाता है उत्तरी सरकार। आपको आगे तट के बारे में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आते हैं पारदेशिक जल सीमा। जो है पारदेशिक जल सीमा क्या होता है, डिसाइड करता है कि भारत कितने दूरी तक क्या काम कर सकता है। जैसे कि भारत है जो अपने सीमा से 12 नॉटिकल मील का मतलब हो गया शुरू से थोड़ा सा ही आगे आपको कर सकता है। सभी प्रकार का जो संसाधन होता है, पेट्रोलियम होते हैं, खनिज आप जानते हैं कि समुद्र पूरी तरीके से खनिज संसाधनों से भरा हुआ है, पेट्रोलियम भी आते हैं। तो अब ये प्रश्न कई बार आ भी जाता है 12 नॉटिकल मील तक भारत। अब देखिए समुद्र तो पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में आप जान रहे हैं इसका एक ही सबका हक। इस तरीके से अगर इसका सीमा निर्धारण नहीं किया जाएगा तो कोई भी किसी भी जगह पर जाकर के दोहन कर सकता है और झगड़ा पूरे वर्ल्ड में हो जाएगा। तो ये निर्धारण करवा दिया गया है कि कहाँ तक आप क्या कर सकते हैं। तो आपको 12 नॉटिकल मील, ये अंतर्राष्ट्रीय निर्धारण है, 12 नॉटिकल मील तक आपको डिसाइड किया गया कि आप हर तरीके के संसाधन का दोहन कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि महाराष्ट्र में आपको पेट्रोलियम निकलता है, कहीं आपको खनिज संपदा निकलते हैं। उसके बाद आप आते हैं संलग्न क्षेत्र। आपको ये याद रखना है कितना से कितना दूरी तक है, वो आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। संलग्न क्षेत्र होता है जो 12 से आपको 24 नॉटिकल मील तक आ जाता है। नॉटिकल मील क्या होता है, ये आपको समुद्र की माप की इकाई है। जैसे किलोमीटर होता है उसी तरीके से समुद्र में जब मापते हैं किलोमीटर, समुद्र एक बहुत बड़ा क्षेत्र है तो आप किलोमीटर में नहीं माप सकते हैं, तो इसको नॉटिकल मील में मापते हैं। यहाँ क्या होता है, अप्रवासी कानून होता है, सीमा शुल्क होता है, पर्यावरणीय स्वच्छता होता है, राजकोषीय अधिकार। अब देखिए कोई भी दूसरे देश से आएगा, यहाँ के बाद यहाँ तक आते हैं 12 से 24, तो कोई भी आपके देश में आएगा तो एंट्री समुद्र से करने लगेगा, उसके बाद आपके यहाँ इलीगल काम भी कर सकता है। तो उसको रोकने के लिए 12 से 24 किलोमीटर के बाद नॉटिकल मील के बाद वहाँ से एंट्री जहाँ जो भी किया उसको आपको जो भारत का कानून है उसको मानना होगा। वहाँ पे आपको वीजा लगने लगेगा। अप्रवासी कानून का मतलब हुआ कि आप दूसरे देश के हैं, इस देश में आपको वीजा बिना एंट्री के वहाँ से समुद्र से एंट्री किसी को नहीं होगा। आप हमेशा सुनते होंगे कि मछुआरे श्रीलंका के भारत में घुस गए, पाकिस्तान के घुस गए, उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जाकर के दोनों देशों के बीच समझौता होता है, मछुआरों का आदान प्रदान होता है। कारण यही होता है कि दूसरे के क्षेत्र में घुस जाते हैं। उसके बाद आते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये हमेशा प्रश्न आता है, लगभग एग्जाम में आता है EEZ। इसमें होता है ये 24 से 200 नॉटिकल मील है, लगभग इसको 176 नॉटिकल मील मान सकते हैं, 176 नॉटिकल मील। इसमें क्या होता है, सर्वेक्षण होता है, विदोहन होता है, अनुसंधान होता है। अब देखिए जब आपको बड़े बड़े मिसाइल लॉन्च किए गए
या फिर मछलियों का सर्वेक्षण हो, हर तरीके का सर्वेक्षण होता है। तो बड़े बड़े जब मिसाइल लॉन्च किए जाते हैं तो 5000 किलोमीटर, अब आपको स्थल पे तो करा नहीं जा सकता है, जब अगर स्थल पे किया जाएगा तो अगर गलत तरीके से वो मिसाइल का लॉन्च हो गया तो कितना बड़ा लॉस होगा वो सोच नहीं सकते। तो समुद्र में होता है तो बस इसी क्षेत्र पर होता है, सर्वेक्षण होता है, ये सारा होता है। उसके बाद आते हैं तट रेखा, कहाँ कहाँ से। अब देखिए समुद्र में भी तो तट बनता है, तो भारत और श्रीलंका के बीच है, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा है, पाक की खाड़ी। कंफ्यूज नहीं होगा कि पाक की खाड़ी है तो पाकिस्तान है, पाक की खाड़ी आपको भारत और श्रीलंका के बीच में, पाक जल डमरू मध्य है। उसके बाद पंबन द्वीप है, ये सारा आप नाम याद रखिए क्योंकि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एडम्स ब्रिज, एडम्स ब्रिज आपको नासा ने नाम दे दिया है क्योंकि नासा ने इसका खोज किया था, ये समुद्र के अंदर है, लेकिन हम जनरली आपको भगवान राम ने जो सीता माँ को लाने के लिए जो ब्रिज बनाया था, जो नासा ने खोज किया, उसी को एडम्स ब्रिज नाम दिया गया है। देन आफ्टर आते हैं ये आपको भारत और श्रीलंका के बीच क्या करते हैं, आपको डिसाइड करते हैं कि कौन कौन सा होगा, मतलब सीमा बना रहा है। मन्नार की खाड़ी, अब देखिए जब भारत और श्रीलंका के बीच तो स्थलखंड है नहीं, अब हमेशा झगड़ा का रीजन रहेगा, तो जो खाड़ी है, द्वीप है, द्वीप का मतलब छोटा छोटा जो स्थलखंड होता है, जो चारों तरफ से, छोटा नहीं द्वीप बड़े भी होते हैं, बट भारत और श्रीलंका के बीच छोटे छोटे ही द्वीप समूह है। द्वीप चारों तरफ से पानी से घिरे रहते हैं। द्वीप और प्रायद्वीप में अंतर यही है कि द्वीप 4 तरफ से पानी से घिरे रहते हैं और प्रायद्वीप 3 तरफ से। भारत क्या है, प्रायद्वीप है, क्योंकि इधर से आपको अरब सागर है, यहाँ पे आपको हिंद महासागर है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है। उसके बाद आते हैं भारत और इंडोनेशिया, इसको ग्रेट महान चैनल। भारत और इंडोनेशिया के बीच एक क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया हुआ है, ये आपको इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट के जस्ट नीचे आपको आ जाता है, यहाँ पर आपको ये इंडोनेशिया आता है। यहाँ पर आपको सुमात्रा द्वीप है, यहाँ पे अंडमान निकोबार का ग्रेट निकोबार है, यहीं पर आपको ग्रेट महान चैनल आता है। ये जो जगह है ग्रेट महान चैनल, इसी को भारत और इंडोनेशिया के बीच का ये जो बॉर्डर बनाता है। अब चैनल क्या होता है, जल डमरू मध्य क्या होता है, दो स्थलखंडों के बीच, जो दो स्थलखंडों के बीच जो जल आपको पास करते रहता है, उसको जल डमरू मध्य या महान चैनल, ग्रेट चैनल तो ऐसे जान ही रहे 8 डिग्री ये सारा कहलाता है। वहाँ पे आपको 8 डिग्री चैनल आ रहा होगा तो आपको कहा जाता है, उसके बाद ग्रेट चैनल आता है। उसके बाद आते हैं भारत और म्यांमार। भारत और म्यांमार जनरली आप देख रहे होंगे, जब मैप देखते होंगे तो भारत और म्यांमार का आप सोचते होंगे अच्छा भारत और म्यांमार का विस्तार तो यहाँ से यहाँ तक ही है, लेकिन आपका म्यांमार का विस्तार नीचे भी है, आपको कोको द्वीप तक कहा जाता है, कोको द्वीप यहाँ पर है। अब यहाँ पे अंडमान निकोबार के भी पास आ जाता है तो इसे कहा जाता है कोको चैनल, इसे नाम दिया गया है। अब भारत और म्यांमार और अंडमान निकोबार दोस्तों ये है जो आपको हिमालय का ही विस्तार है, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ चुका है। तो ये कोको चैनल जो है भारत और म्यांमार के बीच है, जो समुद्री सीमा भी बनाता है। भारत और म्यांमार के बीच समुद्री सीमा भी है और स्थलीय सीमा भी है। उसके बाद आते हैं भारत और मालदीव। भारत और मालदीव के बीच आपको 8 डिग्री चैनल, ये छोटा सा आपको दिख रहा होगा मिनिक्वाय द्वीप है लक्षद्वीप का, ये आपको जो अंतिम क्षेत्र है इसका लक्षद्वीप का, उसको मिनिक्वाय द्वीप कहा जाता है, वो मालदीव और लक्षद्वीप के बीच है। वो भारत और मालदीव के बीच ये सीमा बनाता है। मालदीव आजकल बहुत ज़्यादा घूमने के लिए पॉपुलर भी हो चुका है, और अभी मालदीव के प्रधानमंत्री कौन है, मोहम्मद सॉलिड, जिनका भारत के प्रधानमंत्री के साथ बहुत अच्छा रिश्ता। अब पड़ोसियों के साथ अच्छा रिश्ता, वैसे भी हमारे प्रधानमंत्री पड़ोसी प्रथम नीति को बहुत मानते हैं। वैक्सीनेशन भी तो हम लोगों ने सबसे पहले पड़ोसी प्रथम की नीति पर दिया, तभी तो उन लोगों को बिल्कुल मतलब बाकी विश्व को तो हमने दिया ही, बट सबसे पहले अपने पड़ोसी को दिया। अब आप अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा रिश्ता रखेंगे तभी तो विश्व के साथ आप अपना अच्छा रिश्ता बना पाएंगे। तो उसके बाद आते हैं आपको महत्वपूर्ण चैनल, ये है आपको ये इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच आता है ग्रेट चैनल, लघु अंडमान और कार इंडोमान। अंडमान निकोबार जब आप पढ़िएगा तो इसमें भी आपको छोटा अंडमान, कार निकोबार, इसके बीच आ जाता है आपको 10 डिग्री चैनल। उसके बाद मिनिक्वाय और लक्षद्वीप, मिनिक्वाय है जो भारत का है मिनिक्वाय, और आपको लक्षद्वीप के बीच में आपको आ जाता है 9 डिग्री चैनल, और मालदीव और मिनिक्वाय के बीच है जो 8 डिग्री चैनल। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चैनल है। चैनल्स तो बहुत सारे हैं बट इतने बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है
उसका लंबाई और उससे संबंधित जो राज्य हैं, जो स्थल, अब ये जितना भी हम पढ़ रहे थे जलीय सीमा पढ़ रहे थे, अब इसके बाद आते हैं स्थलीय पर। और कितने राज्य हैं? टोटल आपको 17 राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारे बनाते हैं। अब देखते हैं सबसे ज़्यादा दोस्तों भारत बांग्लादेश के साथ हमारा सीमा साझा करता है। ये कितना है? 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। पिछले साल बांग्लादेश अपना स्वर्ण जयंती भी बना रहा था। अब बांग्लादेश को बनाने में जो भारत का इतना महत्वपूर्ण स्थान है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी वहाँ आमंत्रित ही थे। अब वहाँ के शेख मुजम्मिल को उनको गांधी शांति पुरस्कार भी दिया गया है। सारा करंट को आप मिला करके चलिएगा। उसके साथ आपको बांग्लादेश के साथ हम सबसे बड़े सीमा को साझा करते हैं, ये याद रखिएगा, 4096 किलोमीटर। कौन कौन से राज्य आपको टच करते हैं? आपको टच करते हैं, सबसे पहले आप बढ़ते जाते हैं पश्चिम बंगाल, ये है बांग्लादेश हमारा। बांग्लादेश भी तो पहले भारत का ही पार्ट था, आज़ादी के बाद ये पूर्वी पाकिस्तान बना, आज जाकर के बांग्लादेश है, तो इसको बांग्लादेश बनाने में सबसे प्रमुख भारत का ही स्थान है। पश्चिम बंगाल, उसके बाद असम के बाद आप आते हैं मेघालय यहीं पर है। मेघालय में ही ना आपको उमनगोत नदी है, जो पिछले साल आप ये करंट सेक्शन में आता है। उमनगोत नदी जो है भारत का सबसे स्वच्छ नदी है, ये इस साल का करंट है। उसके बाद मेघालय के बाद आते हैं त्रिपुरा के बाद मिजोरम। ये जो मिजोरम है, इतने राज्य आपको आ जाते हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा लगाते हैं। राज्य आप याद रखिएगा। उसके बाद है चीन के साथ बहुत ज़्यादा विवाद भी हम लोग का रहता है, अक्सर ही रहता है। चीन के साथ हम 3488 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं। सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बांग्लादेश का याद कर लीजिएगा, उसके बाद अफगानिस्तान का। वैसे सबका याद रखें, चीन के साथ 3488 किलोमीटर, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, राज्य वगैरह प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके साथ कौन कौन से राज्य आपको? लद्दाख, पहले जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब जब करंट अपडेट करिएगा तो यहाँ पर आपको जो क्षेत्र बन गया है वो लद्दाख, ऊपर से नीचे आते हैं। उसके बाद कौन सा है? उत्तराखंड के बाद तो नेपाल आ जाता है, तो भारत का है नहीं क्षेत्र। उसके बाद डायरेक्ट आपको आ जाता है सिक्किम, और बीच में हिमाचल प्रदेश भी थोड़ा सा टच करता है। सिक्किम के बाद आपको अंतिम में अरुणाचल प्रदेश में भी चीन के साथ हमारा बहुत विवाद है। अरुणाचल प्रदेश में जो एक तवांग मठ है, उसको लेकर के हमेशा ये आपको चीन करते रहता हल्ला। उसके बाद आपको लद्दाख में भी करता है। अब भारत चीनी भाई भाई वाला एक डायलॉग था, अब नहीं रहा। अब भारत चीनी भाई भाई नहीं, सबसे बड़े अब दुश्मन के तरह, क्योंकि भारत का सबसे ज़्यादा व्यापार घाटा भी तो इसी के साथ है। उसके बाद आते हैं आपको पाकिस्तान जो है, उसके साथ तो हम जान ही रहे, शुरू से ही आज़ादी के बाद से ही आज तक तनातनी ही रहा है। पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर है सीमा। उसके बाद जो राज्य है, लद्दाख सबसे पहले आ जाता है। लद्दाख का पूरा क्षेत्र ऐसे तो देख सकते हैं, भारत का जो ऊपरी क्षेत्र है वो POK में आ जाता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। वो पाकिस्तान का पार्ट नहीं है। आप ऑफिसर बनने वाले हो तो पाकिस्तान में उसको नहीं कर सकते, वो भारत का ही पार्ट है। ये जो क्षेत्र है आपको POK, नागा पर्वत जो आता है उसके ऊपर जो क्षेत्र है वो POK में चला जाता है, लेकिन है भारत का ही पार्ट। तो लद्दाख आ गया। लद्दाख के बाद आपको आ जाता है जम्मू कश्मीर के बाद आपको पंजाब, धीरे धीरे नीचे जाते हैं। पंजाब के बाद आपको राजस्थान के बाद गुजरात में ही 24 डिग्री चैनल है, वहाँ पे भी आपको विवाद रहता है। एक और चीज़ मैं भूल गई थी आपको बताना, कौन कौन सा रेखा है। बांग्लादेश के साथ आपको रेड क्लिफ रेखा है, आपको चीन के साथ मैकमोहन रेखा है। जो हमारा सीमा का रेखा का नाम निर्धारण हुआ है मैकमोहन रेखा है। चीन भले ही मैकमोहन रेखा को नहीं मानता है, लेकिन भारत मानता है। चीन इस चीज़ को, चीन वैसे भी विस्तारवादी नीति में विश्वास करता है, जिसको देखो हड़प लेता है। कभी वियतनाम को हाल में कर लिया, पहले तिब्बत को किया। तो चीन को लेकर के तो वैसे भी उसको जहां मन किया उतना दूर तक फैलता जाता है, उसको फैलने वाला एक कोई सामान की तरह समझ लीजिए। बांग्लादेश के साथ तो हमारा रिश्ता अच्छा ही है, पाकिस्तान के साथ कभी अच्छा नहीं रहा और आज भी अच्छा नहीं है। हम लोगों ने बहुत बार कोशिश भी किया, बट ये हर जगह गलत ही किया। उसके बाद आते हैं नेपाल के साथ, इसके साथ भी ड्यूरेंट रेखा ही है पाकिस्तान के साथ। नेपाल के साथ कोई रेखा नहीं है, लेकिन पहले बहुत अच्छा रेखा था। आपको ये है जो 1751 किलोमीटर है, ये लैंडलॉक्ड कंट्री है नेपाल, यानी कि एक तरफ चीन से घिरा है, एक तरफ भारत से। तो दोनों देश का ये बहुत अच्छे से फायदा भी उठाता। लेकिन अभी KP ओली सरकार जब तक थी, उनके प्रधानमंत्री पिछले साल ही हटे हैं, जब तक वो थे हमारा विवाद रहा।
आप देखिएगा ये कौन कौन सा राज्य है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, अपना बिहार भी है आपको, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इतने राज्य हैं। नेपाल के साथ हमारा रिश्ता तो बहुत अच्छा था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में देखें तो ये रिश्ता बहुत थोड़ा तनातनी वाला रहा जब से केपी ओली की सरकार बनी नेपाल में। तो नेपाल में हम ये प्रॉब्लम देख रहे हैं। आप पिछले उत्तराखंड याद रखिएगा, उत्तराखंड इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि वहाँ पे काला पानी को लेकर के जो क्षेत्र है, नदी है, उसको लेकर के विवाद चला। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आज आपको आ जाता है नेपाल और भारत के संबंध में, जब बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो आपको आ जाता है सुगौली की संधि। सुगौली की संधि आपको बिहार के ही, आपको पूर्वी चंपारण का क्षेत्र है सुगौली, वहाँ को लेकर के हुआ था, जिसको लेकर के नेपाल दिखाता रहा है कि सुगौली की संधि ये इम्पॉर्टेंट है। अब म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर। साथियों, सबसे पहला सर्जिकल स्ट्राइक हमने इसी देश में किया था। सर्जिकल स्ट्राइक तो आपको याद ही होगा, और इतना अच्छा था कि इस देश के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने भी साथ दिया था सर्जिकल स्ट्राइक में। पाकिस्तान के तरह हम लोग को नहीं छुप के करना पड़ा था, वहाँ की सरकार को पता था। म्यांमार पिछले साल बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा, उसका कारण है पिछले साल लगता है हमारे सारे के सारे पड़ोसी देश न्यूज में थे। म्यांमार में तख्ता पलट हो चुका था, आंग सान सू की सरकार गिरी थी। म्यांमार के साथ एक और करेंट आपको, कालादान मल्टीलेटरल प्रोजेक्ट हम चलाते हैं, वो है म्यांमार में कौन कौन सा राज्य है हम लोग सीमा साझा करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये सारे ILP देश राज्य हैं, यानी कि इनर लाइन परमिट वाले राज्य हैं। उसके बाद आते हैं भूटान आपको 699 किलोमीटर है। भूटान हमारा हमेशा का अच्छा है, डोकलाम भी बात जानते ही होंगे, लेकिन भूटान हमेशा हमारे साथ रहता है। भूटान है जो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों से आपको टच करता है। देखिए भूटान ये छोटा सा देश है, भले ही देश छोटा सा है, लेकिन सिक्किम भी पहले हमारा पार्ट नहीं था, बट अब हमारा राज्य है सिक्किम। यहाँ पे थोड़ा सा पश्चिम बंगाल आपको टच कर जाता है, असम जब पूरा लंबा, और अंतिम में आपको अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद आते हैं अफगानिस्तान ऐसे तो हमारे लिए हमेशा से अच्छा देश रहा था, वहाँ हम बहुत सारे सलमा प्रोजेक्ट, बहुत सारे प्रोजेक्ट चला रहे थे। लेकिन पिछले साल जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने अनाउंस किया कि वो छोड़ करके जा रहे हैं, उनका जो सेना है और नाटो छोड़ करके जा रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा तालिबान का थोड़ा सा ज़्यादा आ गया। तो तालिबान, भारत सरकार जैसा कहता है कि अच्छा तालिबान, बुरा तालिबान हम नहीं मानते, आतंकवाद होता है। तो भारत के साथ रिश्ता बीच के दौर में, अभी के दौर में बहुत खराब चल रहा है। उससे हम ड्यूरेंट रेखा हम दोनों के बीच में है, और ये जो है एक ही राज्य है, एक छोटा सा क्षेत्र बस यहाँ पे टच करता है। ये जो 106 किलोमीटर है, जनरली ये लद्दाख में आता है। ये है जो आपको POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है। आपको थोड़ा सा है बहुत, लेकिन अगर इस देश में अस्थिरता है तो भारत में होगा ही, पड़ोसी देश में अगर प्रॉब्लम होगा। और देख रहे हैं कि पिछले साल कहीं ना कहीं हर पड़ोसी देश के साथ प्रॉब्लम रहा, और लेकिन भारत पड़ोसी प्रथम नीति के साथ रहा। थैंक यू दोस्तों, क्लास जैसा भी रहा मुझे लगता है कि आपको अच्छा ही लगेगा। आप सब्सक्राइब करिएगा, आगे आपको BPSC को लेकर के पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग ट्राई करेंगे कंटिन्यू करवा के रहे। थैंक यू।